नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत में सामाजिक तनाव जो कि जीएस गुरे का सिद्धांत है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जीएस गुरे की भारत में सामाजिक तनाव पर पुस्तक सोशल टेंशन इन इंडिया सन 1968 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में कुल 14 अध्याय हैं। इन अध्यायों में तनाव, संघर्ष और एकीकरण का भारतीय संदर्भ में विवेचन किया गया है। इसके पश्चात अब हम तनाव, संघर्ष और एकीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। घुरिये के अनुसार तनाव सामाजिक जीवन की सार्वभौमिक घटना है। हंस मोर्गेंतु का कहना है कि तनाव घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है और तनाव संघर्ष का सूचक तथा परिणाम है। तनाव खुले संघर्ष की पूर्व स्थिति है जिसमें हिंसा, गाली गलौज, अपशब्द, उग्र दलीलों आदि के बाद शत्रुता, विरोध, तोड़फोड़, असहयोग अथवा मात्र चिड़चिड़ापन पाया जाता है। समाजशास्त्र में विगत वर्षों में ही तनाव की अवधारणा पर ध्यान दिया जाने लगा है। इस शताब्दी के तीसरे दशक के अंत तक तनाव पर ध्यान नहीं दिया गया था। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में तनाव पर चौथे दशक में लिखा है, जिसे समाजशास्त्र का प्रथम कार्य कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग अवधारणाओं की परिभाषाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीएस गुरे ने तनाव, सामाजिक तनाव, संघर्ष तथा एकीकरण आदि की परिभाषाओं की विवेचना निम्न प्रकार से की है। नंबर 1, तनाव की परिभाषा। जीएस गुरे ने स्पष्ट किया है कि तनाव की अवधारणा समाज में कैसे आई और इसका अर्थ क्या है। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र में मूल रूप से तनाव की अवधारणा शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया मनोविज्ञान से आई है। तनाव जीवों का एक गुण, क्षमता अथवा लक्षण है। यह स्वायत्त तंत्रिका यंत्र के विभिन्न खंडों में उत्पन्न होता है और जब इनमें से कोई एक क्रियाशील हो जाता है तो तनाव व्यवस्था के निश्चित खंड में एकत्र हो जाता है और वह अशांति और अनियंत्रित क्रियाओं को उत्पन्न करती है और जब तक कि वह उपयुक्त क्रिया द्वारा शांत नहीं हो जाता है। तनाव के प्रमुख चालक पोषणता और लैंगिकता है। फ्रायड संप्रदाय के अनुसार लैंगिकता सभी तनावों और इच्छाओं में सर्वोपरि कारण है। समाजशास्त्र में कुटेलेविन ने सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत का विकास किया, जिसे तनाव मनोविज्ञान भी कहा जाता है। और आपने तनाव के 2 प्रमुख प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। जीएस गुरे ने लिखा है कि तनाव कोई अभिवृत्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि की अवस्था या स्थिति जैसे अपमानता, गंवारपन, क्षणशक्ता, अक्कड़पन, घृणा, विमुखता, विद्वेषता और संदेह, इसके बारे में बताया है। मैकाइवर द्वारा बताई गई 51 अभिवृत्तियां तनाव में स्थान रखती है और आपके अनुसार तनाव बुद्धि की एक अवस्था है जो समूह अथवा समूह के एक सदस्य को अलग थलग कर देती है और जो तनाव या अप्रियता का कारण है तथा एक व्यवहार के प्रतिमान को पैदा करता है, जिसे उपर्युक्त वर्णित एक साथ मिश्रित अभिवृत्तियों के रूप में देखा जा सकता है। इसका दूसरा बिंदु है समाज और सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव की परिभाषा देने से पूर्व आपने समाज की परिभाषा उद्धृत की है, जो निम्न प्रकार से। यहाँ पर एल.टी. हाउस ने समाज को संबंधों का उत्तक बताया है। मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। गुरे ने समाज को समूहों का और उन समूहों के सदस्यों का एकीकृत रूप बताया है। सभी व्यक्ति और समूह प्रमुख है। पार्क और बर्गेस ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं, संघर्ष समूह और व्यवस्थापन समूह। गुरे ने लिखा है कि जापान के समाजशास्त्रियों आदि ने अपने समाज में भी विशिष्ट तनाव के समूह बताया है और ये इस प्रकार से हैं। पहला,
पारिवारिक जीवन में तनाव, दूसरा समुदायों में तनाव, तीसरा साहित्यिक संघों में तनाव, फोर्थ ईटा बहिष्कृत जाति की समस्या के इर्द गिर्द तनाव, पांचवा है प्रजातीय तनाव, छठा धार्मिक जीवन में तनाव, सातवां आर्थिक जीवन में तनाव, आठवें नंबर का है वैवाहिक तनाव और 9वें नंबर का है युवा लोगों में तनाव। घूरे ने आलोचित कृत्य में सामाजिक तनाव से तात्पर्य इन्हीं अंतर व्यक्तिगत तनाव और अंतर समूह तनाव से लगाया है। तीसरा बिंदु है संघर्ष, इसको अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। जी.एस. घूरे ने संघर्ष की अवधारणा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह अवधारणा तनाव की तरह व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत और अंतर समूह घटना है। इस पर मोर्गेंथ्यू के विचार महत्वपूर्ण है। मोर्गेंथ्यू के अनुसार राजनीतिक दल, धार्मिक एवं प्रजातीय समूह, क्षेत्र तथा बस्तियां अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में पारस्परिक लेन देन एवं संघर्ष करती है। इसके बाद आपने सामाजिक कार्यविधि का वर्णन किया है जिसमें संघर्ष पैदा होता है और जिसका कारण विरोधी दावे होते हैं। मार्कस और चार्ल्स डार्विन ने अस्तित्व के लिए व्यक्तियों और समूहों में संघर्ष की चर्चा भी की है, इसको हम लोग संघर्ष कहा जाता है। इसका चौथा बिंदु है एकीकरण। यहाँ पर जी.एस. घूरे लिखते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एकता की परिस्थिति प्राप्त की जाती है वे सभी जटिल तकनीकी एकीकरण कहलाती है। इसके दो घटक हैं, राजनीतिक एकीकरण जिसमें भूभागीय एकीकरण और आर्थिक एकीकरण सम्मिलित होता है, और दूसरा सामाजिक एकीकरण। भूभागीय एकीकरण में सभी भौगोलिक क्षेत्रों की एकता कारिता आती है तथा उनमें जैविक एकता होती है जो यातायात एवं संचार में बाधा बन सके, और आर्थिक एकता में सभी आर्थिक क्रियाएं सभी लोगों व एक सामान्य प्रशासन के अधीन होती है। दूसरा घटक सामाजिक एकीकरण है, इसका तात्पर्य है व्यक्तियों और समूहों का ऐसा एकीकरण जिसमें व्यक्तियों में सामान्य साझा मूल्य होते हैं, और इस सामाजिक एकीकरण का आधार और परिणाम मनोवैज्ञानिक एकीकरण होता है जो संप्रेषणात्मक एकीकरण के द्वारा होता है। संचार या संप्रेषण परख के द्वारा विभिन्न लोग परस्पर एक दूसरे के संपर्क में सामान्य मूल्य के द्वारा आते हैं, और यह प्रत्येक नागरिक में भावात्मक पहचान स्थापित करता है जिसे राष्ट्र राज्य के द्वारा आदर्शपूर्ण रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और घूरे ने इस पूर्ण जटिलता की सामाजिक एकीकरण कहते हैं। इसका कारण आपने इसमें राजनीतिक पक्ष, प्रशासनिक एकता और राजनीतिक सहभागिता का होना बताया है, जो कि प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक एकीकरण है, और उसके मिलने से राष्ट्रीय एकीकरण का निर्माण जो जटिलपूर्ण बनता है वह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। इसका पांचवा बिंदु है सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यक। जी.एस. घूरे ने अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक तनाव की विस्तृत विवेचना की है। आपने भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों में तनाव का निर्धारण किया है। इसे आपने भाषाई तनाव कहा है। एक भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक पूरे भारत में बसे हैं। वे अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से एक धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक धर्मावलंबी पूरे देश में फैले हुए हैं। उनमें धर्म के आधार पर अन्य धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक तनाव या सांप्रदायिक झगड़े देखे जा सकते हैं। घूरे ने सामाजिक तनाव के तीसरे रूप अल्पसंख्यकों में प्रांतीयता के आधार पर भी संघर्ष की विवेचना की है। आपने यह पुस्तक सन 1968 में लिखी थी, और उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में 12 भाषाओं को उल्लेख किया गया था तथा भाषा के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। और भारतीय संविधान के अधिनियम 30(1)(2), 350(ब)(1) में भाषाई अल्पसंख्यक समूह और भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण संस्कृति या प्रजाति या राष्ट्रीयता के अनुसार नहीं है। यह केवल भाषा या धर्म अथवा दोनों पर आधारित है। मुस्लिम भारतीय जो उर्दू भाषाई है उनका भिन्न धर्म है तथा वे भाषा और धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं।
और भारत में धर्म के आधार पर ईसाई एक और अल्पसंख्यक हैं, परंतु वे कोई विशिष्ट भाषाई नहीं है। ये लोग भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं जहां उनका जन्म एवं पालन पोषण हुआ है, तथा वे अपने अपने राज्यों की भाषा बोलते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा भारतीय ईसाइयों की विशिष्ट भाषा नहीं मानी जाती है। लुईस वर्थ ने अल्पसंख्यकों को निम्न प्रकार से परिभाषा दी है: एक लोगों का समूह अपने शारीरिक अथवा सांस्कृतिक लक्षणों के कारण जिस समाज में रहते हैं उसमें असमान अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए दूसरों से पृथक कर दिए जाते हैं, और इसीलिए वो अपने को सामूहिक भेदभाव का विषय मानते हैं। अल्पसंख्यक परिस्थिति के साथ समाज के जीवन में पूर्ण सहभागिता संबंधी अप्रयोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में यह भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक किसी समाज में एक छोटा समूह है जिससे उनके शारीरिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनीतिक लक्षण या लक्षणों के कारण समाज के बहुसंख्यकों में अलग थलग या पृथक कर दिया जाता है, और अल्पसंख्यक अपने को भेदभाव व्यवहार का विषय मानते हैं और समाज को सभी गतिविधियों में वे भाग नहीं ले सकते। उन पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है अथवा उन्हें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और इन्हीं भेदभावों के कारण राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी प्रावधान स्पष्ट किए हैं, जिनका जीएस गोरे ने उल्लेख किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीएस गोरे का सामाजिक तनाव के बारे में अध्ययन किया और ये पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।